मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके जस्ट पहले आप पढ़ चुके हैं कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड, उन्होंने ये बताया कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। लेकिन ऑर्स्टेड ने ये नहीं बताया था कि कितना करंट फ्लो होने पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। इस चीज़ को दो साइंटिस्ट, बायो एंड शेवर्ट, दो लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और मेजर किया कि अगर एक कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने इसको फार्मूलेट किया। उसी लॉ को हम बायो शेवर्ट लॉ कहते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब इस बायो शेवर्ट लॉ में क्या कहा गया है, तो अगर कहीं पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज करिए इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इसका एक हम छोटा सा पार्ट ले लें तो करंट और इस कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यह जो है आई डी एल होता है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको हम करंट एलिमेंट कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट यानी इस कंडक्टर के एक छोटे से टुकड़े के कारण किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, सपोज करिए P, जो कि यहाँ से R डिस्टेंस पर है, जिसका पोजीशन वेक्टर R दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों हम निकाल सकते हैं बायो शेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब बायो शेवर्ट लॉ में क्या कहा गया है कि फर्स्ट, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट आई डी एल विल बी कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड B जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस करंट एलिमेंट यानी आई डी एल के। दूसरी चीज़, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, यानी R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/r² हो जाएगा। और दूसरा, इस पोजीशन वेक्टर R और करंट एलिमेंट IDL के बीच के डायरेक्शन का एंगल थीटा अगर है तो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। इन सब को अगर एक दूसरे से अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू जो मिलेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, IDL साइन थीटा अपॉन r²। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट k यूज करते हैं, तो IDL साइन थीटा अपॉन r² हो जाता है। वेयर k के बारे में बता दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू k? k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and its value for free space is μ0/4 pi which is equal to 10⁻⁷ volt meter per ampere के इक्वल होता है।
तो 10⁻⁷ इसकी वैल्यू होती है μ0/4π। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, अभी हम यहाँ पर नोट करते हैं dV की वैल्यू μ0/4π IDL sin θ/r², वेयर μ0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μ0? μ0 क्या चीज़ है? तो इसको हम फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी कहते हैं, यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू μ0 की 4π 10⁻⁷ के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बायो-सेवर्ट में, फिर से एक बार समझिए, बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट IDL, अगर एक कंडक्टर में I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो इसका हम छोटा सा टुकड़ा ले लें, एलिमेंट्री पार्ट, तो करंट एलिमेंट IDL के कारण कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट IDL के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, और साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। तो सबको कंबाइंड करने पर फाइनली ये आपको फार्मूला मिलता है। तो ये जो है बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला मिला है। अगर हम इसको एनालिसिस करें तो फाइनली हमको क्या मिलता है? अगर इसका हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अगर हम यहाँ पर r से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो dV की जो वैल्यू मिलेगी μ0/4π IDL sin थीटा r/r³ हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो μ0/4π IDL, r को एक साथ लिखिए तो IDL और क्रॉस r अगर कर दें तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, दो वेक्टर क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए तो IDL क्रॉस r/r³ हो जाएगा, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला मिलेगा। तो ये जो आपको फार्मूला मिला है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो ये वेक्टर फॉर्म है उसका। अब ये वेक्टर फॉर्म क्या बताता है? ये जो है उस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। यानी दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताता है ये। अब बात आती है कि हम डायरेक्शन की वैल्यू, डायरेक्शन कैसे आप निकालेंगे? तो डायरेक्शन जो है राइट हैंड रूल से निकाला जाता है। अगर IDL क्रॉस R है, तो अगर सपोज करिए ये करंट, एक वायर है जिसमें करंट इधर की ओर फ्लो हो रही है और इसका आपने एक छोटा सा टुकड़ा आप यहाँ पर लिया है, तो IDL का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और इस पॉइंट पर अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसको इससे ज्वाइंट कर दीजिए, तो ये वेक्टर R होगा। अब जरा देखिए, IDL पहले और R बाद में है, तो IDL को P की ओर ले जाइए, R की ओर, तो ऐसे घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा। तो अगर क्लॉकवाइज ले जाते हैं तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर आप राइट हैंड के फिंगर को ऐसे फोल्ड करते हैं तो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा थंब का, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ऐसे इस वेक्टर को IDL वाले को R की ओर ले जाइए, तो ऐसे फिंगर को कर्ल करना है तो अंगूठे के डायरेक्शन में होगा, यानी इस प्लेन एरिया के परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्रॉस दिखाएंगे। सपोज करिए यहाँ पर अगर आप एक पॉइंट लेते हैं
Q, और यहाँ पर अगर आपको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो करंट एलिमेंट अगर इधर की ओर करंट फ्लो हो रही है और इससे इसको ज्वाइंट कर देते हैं तो ये वेक्टर R हो जाएगा। अब आइडियल ये है, अब आइडियल और ये R है तो आइडियल क्रॉस R होता है। dV की वैल्यू μ0/4 आई डी.एल क्रॉस R/r³ होता है। तो आइडियल पहले है और R बाद में है, तो आइडियल वाले को R की ओर घुमाइए तो यहाँ पर एंटी क्लॉक घूमेगा। तो एंटी क्लॉक अगर घुमाते हैं तो राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा थंब इधर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन के लिए यहाँ पर डॉट दिखाएंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की ओर आएंगे। तो करंट अगर इधर की ओर जा रही है तो लेफ्ट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। इस तरह से कहीं पर भी हम इस फार्मूले से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कुछ स्पेशल चीज़ यहाँ पर सपोज करिए कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और आई डी एल एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आई डी एल का डायरेक्शन अगर ये है और इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं पर अगर आपको लेना है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर है तो साइन 90 की जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो dB की जो वैल्यू हो जाएगी μ0/4 आई डी एल साइन 90/r² हो जाएगा। तो μ0/4 आई डी एल r² सीधे हो जाएगा। तो अगर इस करंट एलिमेंट से वेक्टर R अगर 90 डिग्री अगर यहाँ पर बनाता है तो उस केस में इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे। तो बायो-सेवर्ट लॉ का इम्पॉर्टेंस यही है कि हम दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी दिया जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, यानी एक वायर है उसको हम सर्कुलर मोड़ दें तो उस सर्कुलर फ्रेम में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और किस डायरेक्शन में होगा। इसके लिए सपोज करिए कि एक सर्कुलर रिंग है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल हियर एट पॉइंट O। तो इसका हमको रेडियस पता है कि रेडियस सपोज करिए कि इसका R है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ टेक एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द कंडक्टर। तो इस सर्कुलर पार्ट का एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट हम यहाँ पर ले लें तो करंट जब यहाँ पर फ्लो होगी किसी भी पॉइंट पर तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो करंट एट दिस पॉइंट along tangential direction here। तो IDL इसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे अगर हम इसको ज्वाइंट कर दें तो पोजीशन वेक्टर R इधर की ओर हो जाएगा जो खुद रेडियस के इक्वल होगा। तो रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर सर्कुलर फ्रेम है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल जो कि स्मॉल r के इक्वल है और करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है, करंट इन द लूप दैट इज I एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड
at the center of coil dB. What is the value of magnetic field? Mu 0 upon 4 pi I dl sin theta. Here sin theta is 90 degree because radius on and tangent दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी 90 हो जाएगी। तो साइन 90 रखेंगे अपॉन आर स्क्वायर, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, आर रेडियस हो जाएगा। तो ये जो है एलिमेंट्री पार्ट के वजह से होगा। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टों को हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर सम कर दें तो पूरे सर्कुलर रिंग के लिए मिल जाएगा। तो पूरे सर्कुलर वायर के लिए निकालना हो तो हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट द बोथ साइड्स, तो डी बी इक्वल म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई एंड आर, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन ले लीजिए और ये dl हो जाएगा। अब इन दोनों के बारे में सोचिए, इंटीग्रल dB टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रल dl व्हाट दिस रिप्रेजेंट, इंटीग्रल dl मीन्स इस सर्कुलर फ्रेम का छोटा छोटा टुकड़ा है और सभी टुकड़ों को अगर एक राउंड जोड़ दिया जाए तो ये सरकमफिरेंस हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये सरकमफिरेंस को बताता है, यानी इस सर्किल की परिधि को, सरकमफिरेंस को। और सरकमफिरेंस ऑफ द सर्किल जो होता है 2 पाई आर होता है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा और म्यू 0 आई अपॉन 2 आर बच जाएगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल एट सेंटर पर कितना होगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये केवल अभी मैग्नीट्यूड को बता रहा है। इसके अगर हम कुछ स्पेशल चीज़ें देखें तो पहली चीज़ कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, नोट, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं कैपिटल एन अगर लिया जाए तो एन राउंड अगर है, 2 राउंड हो जाए तो डबल हो जाएगा, 3 राउंड हो जाए तो ट्रिपल। तो एन राउंड अगर है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा और B की वैल्यू म्यू 0 एन आई अपॉन 2 आर। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो n टर्म्स अगर है उस सर्कुलर कॉइल में तो नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए यहाँ पर आपको फिर करंट का डायरेक्शन देखना होगा। तो राइट हैंड रूल आप अप्लाई करके बायो सेवर्ट लॉ से डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो अगर रिंग में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉक ऐसे, तो यहाँ पर ज़रा देखिए, अगर कोई भी हम पोर्शन यहाँ पर ले लें तो आईडीएल का डायरेक्शन इधर होगा और इस पॉइंट पर निकालना है तो आर का डायरेक्शन ये होगा। अब क्वेश्चन बायो सेवर्ट लॉ में आईडीएल क्रॉस आर होता है, तो आईडीएल को आर की ओर, यानी राइट हैंड में आईडीएल इधर है, आर इधर है, तो आईडीएल को आर की ओर ले जाइए। ऐसे आप ले जाएंगे तो इधर की ओर ये आ रहा है, तो ऐसे थंब को मोड़िए, फिंगर को, तो इधर की ओर हो जाएगा।
तो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉक फ्लो हो रहा है तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इस कंडीशन में अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ कॉइल। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ये है तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट्री टुकड़ा ले लीजिए और आईडीएल का डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पर इंटरेस्टेड है फाइंड आउट करने के लिए सेंटर पर, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए तो वेक्टर आर हो जाएगा। अब आईडीएल को आर की ओर घुमाइए, तो आईडीएल को आर की ओर ले जाएंगे तो ऐसे रखिए और ऐसे फोल्ड करेंगे तो अंगूठा अंदर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले को क्रॉस से दिखाते हैं और अपवर्ड वाले को डॉट से दिखाते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा अंदर की ओर। तो दूसरा चीज़, अगर करंट CLOC क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ कॉइल, तो कॉइल के प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो तीन चीज़ आपको याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड B जो होता है μ0 I/2R होता है सिंगल के लिए। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो n टाइम्स हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा।